प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त राकेश पंचाल आपके अपने YouTube चैनल द राणा जी पर आप सभी का आज की इस रविवारीय विशेष कक्षा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का रविवार हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं वर्तमान समय में विश्व में आई हुई एक बहुत ही बड़ी आपदा, जिसे हम लोग भूकंप कहते हैं। और उस भूकंप से प्रभावित देश कौन सा रहा? तुर्की। और उसमें हजारों की संख्या में जाने गई है। दोस्तों, आपको पता होगा लगभग 50,000 के आसपास लोग मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं तथा कई हजारों लाखों की संख्या में लोग बेघर हो गए हैं। और ये जो आपदा है, तो भूकंप क्यों आता है तथा तुर्की में ये भूकंप क्यों आया, तथा भारत और तुर्की के बीच में संबंध किस प्रकार के हैं, तथा भारत ने तुर्की की इस दौर में क्या मदद की, इन कुछ बिंदुओं को लेकर के मैं आज आपके बीच में उपस्थित हुआ। सबसे पहले हम लोग जो है वो आज किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं, वो मैं आपके साथ में साझा करने जा रहा हूं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होगा वो तो ये होगा कि भूकंप क्या है। भूकंप क्या है, भूकंप की उत्पत्ति कैसे होती है, सबसे पहला हमारा पॉइंट आज हम इस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे तुर्की में ही भूकंप क्यों आया। ठीक है, तुर्की की लोकेशन क्या है, क्या ऐसी स्थिति है कि जिसके कारण तुर्की में भूकंप अक्सर आते रहते हैं। और तीसरा हम लोग चर्चा करेंगे भारत और तुर्की के मध्य में किस प्रकार के संबंध हैं। तो भारत और तुर्की के बीच के जो संबंध हैं वो किस प्रकार के हैं, हम इन तीन बिंदुओं पर हम लोग जो है वो क्रमशः चर्चा करने वाले हैं। उसमें सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है भूकंप। तो भूकंप कहते किसे हैं? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो चुका है, भू का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। ठीक है, और कंपन का मतलब क्या होता है? पृथ्वी के ऊपर जो कंपन उत्पन्न होता है, पृथ्वी जिस प्रकार से कांपती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। और ये कंपन जो उत्पन्न होता है ये दो कारणों से उत्पन्न होता है, या तो प्राकृतिक कारण होता है अथवा जो है वो मानवीय कारण होता है। इन दो कारणों से कंपन उत्पन्न होता है, जिसको अपन लोग क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। तो एक्चुअल में जब अपन लोग देखते हैं तो भूकंप की उत्पत्ति से पहले क्या किसी प्रकार का संकेत मिलता है? तो इस चीज को जब हम लोग देखते हैं तो वैसे देखा जाए तो वातावरण के अंदर भूकंप के आगमन से पहले एक विशेष प्रकार की गैस जो है उसकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है, और उस गैस को हम लोग क्या कहते हैं? रेडोन गैस। तो अगर वातावरण में रेडोन गैस की मात्रा में वृद्धि होती है तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर भूकंप आ सकता है। भूकंप के आने की पूर्व सूचना है। भूकंप की उत्पत्ति के संबंध में अगर हम लोग देखें तो कई प्रकार के सिद्धांत हैं, लेकिन उसमें जो सर्वमान्य सिद्धांत है वो सिद्धांत कौन सा है? वो सिद्धांत है प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत। और ये जो प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत दिया है वो किसने दिया है? ये सिद्धांत दिया है प्रोफेसर रीड ने। तो प्रोफेसर रीड ने इस सिद्धांत के माध्यम से हमको क्या समझाने की कोशिश की है? तो उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि उन्होंने इसके लिए एक उदाहरण लिया, और वो उदाहरण किसका लिया? रबर का उदाहरण लिया। तो उनको ऐसा कहना है कि हमारी जो पृथ्वी है वो कई सारी प्लेटों पर विद्यमान है। ये हम सब लोगों को पता है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के तहत। तो ये जो प्लेटें हैं है ना, वो एक दूसरे के या तो आमने सामने आती है या फिर उनसे दूर जाती है, अगल बगल में खिसकती है। इस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होता है। तो उन्होंने रबर का एग्जाम्पल दिया। रबर का एग्जाम्पल ऐसे दिया कि जैसे ही उन प्लेटों के ऊपर लगातार कोई प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, तो वो प्लेटें जो है वो अपने स्थान से एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करती है, और तब तक दूर जाती है जब तक उनको सहन करने की क्षमता होती है। लेकिन उसके बाद में फिर वो प्लेटें क्या होती है? टूट जाती है। और टूट करके जब टूटती है, दूर जाती है, तो उसके बाद एक झटके के साथ में वो प्लेटें एक दूसरे की तरफ वापस आने की कोशिश करती हैं, अपने पूर्व निर्धारित स्थान की ओर आने की कोशिश करती है, और इसी के कारण पृथ्वी के ऊपर कंपन उत्पन्न होता है। तो प्रत्यास्थ पुनश्चलन, प्रत्यास्थ यानी उस रबर का जो है वो खींचना, यानी एक सीमा तक उस रबर को आप लोग खींचोगे, जब तक उसमें ताकत है तब तक वो रबर खींचा जाएगा, और जैसे ही अंतिम क्षणों में उसके सहने की क्षमता खत्म हो जाएगी तो रबर क्या होगा? टूट जाएगा, और टूट करके उसके दोनों सिरे
ये वापस एक दूसरे की तरफ आने की कोशिश करेंगे। तो प्रत्यास्थ यानी उनका फैलना, और पुनः चलन यानी चल करके पुनः अपनी पूर्व निर्धारित दिशा की तरफ तथा पूर्व निर्धारित स्थान पर आना, और इस बीच में जो कंपन उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। तो ये है प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत। अब हम लोग जब इसमें बात करते हैं भूकंप की, तो भूकंप की उत्पत्ति को लेकर के और फिर भूकंप उत्पन्न कहाँ से हो रहा है, और अभी तुर्की में जो भूकंप आया उसकी क्या स्थिति है, उस चीज को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो जब अपन लोग देखते हैं तो मान लीजिए ये रहा है पृथ्वी का आंतरिक भाग और ये रहा है पृथ्वी का बाहरी भाग। तो पृथ्वी का आंतरिक वो भाग जहां से होकर के भूकंप की उत्पत्ति होती है उसको हम लोग कहते हैं भूकंप मूल। क्या कहते हैं इसको हम लोग, भूकंप मूल कहते हैं। और इसी भूकंप मूल को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जहां से भूकंप आता है उसको हम लोग कहते हैं भूकंप का उत्पत्ति केंद्र, और इसी उत्पत्ति केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप मूल, और भूकंप मूल को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो यहाँ से ये तरंगे उठती हैं, और तरंगे जब उठती हैं तो ये भूकंप की तरंगे होती है पृथ्वी की तरफ आती है। ठीक है, तो ये पृथ्वी की तरफ जो आ रही है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इन भूकंप की तरंगे कहते हैं। तो ये हो गई आप लोगों के भूकंपीय तरंगे, जो किस तरफ आ रही है, पृथ्वी की तरफ आ रही है। और पृथ्वी के ऊपर इन तरंगों के द्वारा जो सबसे पहले पृथ्वी का वो भाग जहां पे सबसे पहले भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती है, अथवा उन भूकंपीय तरंगों का जो है वो अभिलेखन किया जाता है, उसको हम लोग जो है वो क्या कहते हैं, पृथ्वी के ऊपर भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। और इसी अधिकेंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, ईपी सेंटर कहते हैं। ठीक है, अर्थात पृथ्वी का वो ऊपरी भाग जहां पर भूकंप का केंद्रण हुआ है उसको हम लोग अधिकेंद्र अथवा ईपी सेंटर अथवा केंद्रण कहते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग इस चीज को देखते हैं तो यहाँ पे ये स्थिति बनती है। तो पृथ्वी का वो वाला भाग जहाँ पे भूकंप की उत्पत्ति हुई है ना, तो इसको तो भूकंप मूल कहते हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग, और जहाँ पर सबसे पहले भूकंपीय तरंगे जो सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का मापन किया गया, वो बिंदु जहां पे सर्वाधिक भूकंप के कारण नुकसान हुआ है, वो क्षेत्र जहां पर भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है, उसको हम लोग अधिकेंद्र अथवा एपिसेंटर अथवा केंद्रण कहते हैं। अब अपन लोग अगर तुर्की की बात करते हैं तो तुर्की के दक्षिण पूर्व में एक शहर है ना, वहां का एक प्रांत है, और उस प्रांत का क्या नाम है, गाजियाटेप प्रांत। क्या नाम है उसका, गाजियाटेप प्रांत। और इस गाजियाटेप प्रांत में जो है वो एक शहर है। तो गाजियाटेप प्रांत जो होता है ना, यानी कि भूकंप से प्रभावित जब हम लोग बात करते हैं तो ये जो गाजियाटेप प्रांत है उसका एक शहर है, और उस शहर का नाम क्या है, नूरदागी शहर है। ठीक है, और उससे थोड़ा अपन लोग जब जो है वो दक्षिण पश्चिम की ओर देखें तो एक और शहर है जिसको अपन लोग क्या कहते हैं, अंटाक्या शहर। ठीक है, तो वर्तमान में जो भूकंप आया उसका केंद्र बिंदु कौन सा है, अधिकेंद्रण कौन सा है, गाजियाटेप प्रांत का नूरदागी शहर। कौन सा शहर है, नूरदागी शहर। और प्रांत कौन सा हो गया, गाजियाटेप प्रांत। ये कहाँ पर है, तो ये प्रांत जो है वो तुर्की और सीरिया की सीमा पर तुर्की के दक्षिण पूर्व में स्थित है, और वहां पर भूकंप के झटके सर्वाधिक महसूस किए गए सबसे पहले। तो ये वहां पर भूकंप का केंद्रण है गाजियाटेप प्रांत में, और शहर कौन सा है, नूरदागी शहर है। और इससे सर्वाधिक प्रभावित शहर जहां पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा और जो शहर सर्वाधिक नष्ट हो गया वो शहर कौन सा है, अंटाक्या शहर। ये अंटाक्या एक प्रकार से प्राचीनतम ऐतिहासिक शहर है तुर्की का, जिसका संबंध किससे है, जिसका संबंध आप लोगों के नेपोलियन से है। ठीक है, तो अपन लोग जब देखते हैं इस चीज को तो यहाँ पे जो अंटाक्या शहर है वो शहर वर्तमान में पूरी तरह से मॉडर्न हो चुका था, लेकिन इस भूकंप के कारण ये जो अंटाक्या शहर है वो पूरी तरह से समाप्त हो गया, पूरी तरह से खत्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं तो इसके नीचे जब अपन लोग देखते हैं तो नीचे से 17.8 किलोमीटर, ठीक है, की गहराई से भूकंप की उत्पत्ति हुई है। कितनी गहराई से हुई है, भूकंप की उत्पत्ति 17.8 किलोमीटर की गहराई से हुई है। तो ये जो 17.8 किलोमीटर गहराई है ना, ये इस भूकंप का उत्पत्ति केंद्र हो जाएगा अथवा उस भूकंप का मूल हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। और यहाँ से जो तरंगे उत्पन्न होती है उस तरंगों में 3 प्रकार की तरंगे होती है। एक तो होती है प्राथमिक तरंगे जिसको अपन लोग पी कहते हैं, दूसरा होती है द्वितीयक तरंगे जिसको हम लोग एस कहते हैं, तीसरा होती है धरातली तरंगे जिसको हम लोग एल कहते हैं। तो ये जो तरंगे हैं, तो भूकंप के उत्पन्न होने वाली जो तरंगे हैं उनका जो मापन किया जाता है, तो उसको मापने का जो यंत्र है उस यंत्र को अपन लोग क्या कहते हैं,
सिस्मोग्राफ कहते हैं, अथवा इसको अपन लोग क्या कहते हैं, भूकंप लेखी कहते हैं। क्या कहते हैं, भूकंप लेखी, अथवा इसको अपन लोग क्या कहते हैं, भूकंप मापी यंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, भूकंप मापी यंत्र कहते हैं। तो ये जो भूकंप आया, तो ये भूकंप कितने पैमाने का आया, तो ये जो भूकंप आया वो कितने स्केल का आया, 7.8 रिक्टर स्केल का भूकंप आया है। कितने रिक्टर स्केल का भूकंप आया है, 7.8 रिक्टर स्केल का भूकंप आया है। तो भूकंप को जो मापने की इकाई है उसको अपन लोग क्या कहते हैं, रिक्टर स्केल कहते हैं। वैसे दो प्रकार की स्केल है प्रचलित है, एक रिक्टर स्केल प्रचलित है और एक मर्केली स्केल प्रचलित है। लेकिन सर्वाधिक जो जिसको अपन लोग मान्यता प्राप्त स्केल कहते हैं वो कौन सी, रिक्टर स्केल है। और उसमें जो आंकड़े हैं वो कहां से कहां तक होते हैं, 0 से 9 अथवा 10 तक की स्केल का भूकंप आता है। जो सर्वाधिक भूकंप का जो मापन है वो किया जाता है। ये जो स्केल है वो गणितीय स्केल है तथा इसके अंदर जो है वो भूकंप का जो अंकन किया जाता है वो परिमाण पर आधारित किया जाता है ना। किस पर आधारित किया जाता है, परिमाण पर आधारित। तो रिक्टर स्केल का जो है वो भूकंप आया। तो वर्तमान में जो भूकंप आया तुर्की में वो कितने स्केल का आया, 7.8 रिक्टर स्केल का भूकंप आया है। तो ये रिक्टर स्केल क्या है, भूकंप को मापने का एक इकाई है जिसको अपन लोग रिक्टर में मापते हैं। रिक्टर महोदय ने इसको जो है वो सबसे पहले लाए थे, इसलिए इसको रिक्टर स्केल कहते हैं। और इसके अंदर जो है 0 से 9 तक के अंक होते हैं जिसके आधार पर गणितीय आधार पर उसकी गणना की जाती है। और जैसे जैसे आप लोग इसमें जो है वो इसका मापन बढ़ता जाता है वो भूकंप ज्यादा तीव्र गति से आता जाता है। और अगर भूकंप का मापन करते समय अगर वो भूकंप तीव्र गति का भूकंप है तो इससे ये भी स्थिति होती है कि पृथ्वी जो होती है उस पृथ्वी के अंदर जो है वो कई सारे परिवर्तन आते हैं, पृथ्वी अपने मूल स्थान से खिसक भी जाती है। इस प्रकार की स्थितियां जो है वो यहाँ पर बनती है। तो इसको अपन लोग क्या कहते हैं, 7.8 रिक्टर स्केल का भूकंप आया तुर्की में। अब हम लोग इस बात पर चर्चा करते हैं कि तुर्की में ही भूकंप क्यों आता है और तुर्की की स्थिति क्या है, तुर्की की ऐसी क्या लोकेशन है ना, जिसके आधार पे हम लोग ये कह सकते हैं कि तुर्की में भूकंप आता है। तो अब हम लोग देखेंगे तुर्की की लोकेशन अथवा तुर्की की स्थिति को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो जब हम लोग यहाँ विश्व के स्तर पे जब हम देखते हैं तो यहाँ पे जो है वो जो क्षेत्र है ये कौन सा क्षेत्र है, यूरोप है, ठीक है। और फिर यहाँ से जो है वो हम लोग यहाँ पर ये एशिया महाद्वीप, यहाँ से ये आपके भारत आ गया और फिर भारत से यहाँ पे जो है वो पूरा एशिया और फिर यूरोप का ये क्षेत्र है ना। और फिर यहाँ से जब अपन लोग देखते हैं तो ये कौन सा महाद्वीप का क्षेत्र आ जाएगा, ये क्षेत्र आ जाएगा आपके अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्र आ जाएगा। कौन सा महाद्वीप आ गया, ये आ गया आपके अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्र। तो यहाँ से जब अपन लोग देखते हैं कि क्या स्थिति है तुर्की की, उस चीज को हम लोग यहाँ पर जो है वो देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि ये तो हो गया आप लोगों के अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, ये आपके दिमाग में क्लियर हो गया। यहाँ पे ये हो गया एशिया महाद्वीप, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हो गया यूरोप, है ना। अब यूरोप और अफ्रीका के बीच में यहाँ पर जो सागर है, ये सागर कौन सा है, ये सागर है आप लोगों के भूमध्य सागर है। कौन सा सागर है, ये भूमध्य सागर है, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा सागर आ जाएगा, लाल सागर, ठीक है। उसके बाद में जब अपन लोग देखते हैं तो तुर्की की जो स्थिति है वो यहाँ पर है। तुर्की में अगर अपन लोग देखें तो इसके उत्तर की तरफ जो ये सागर है वो कौन सा है, ये सागर हो जाएगा काला सागर हो जाएगा। उसके बाद में तुर्की के पास में और भी छोटे छोटे सागर है। एक तो है जिसको अपन लोग कहते हैं मारमारा सागर कहते हैं, क्या कहते हैं जिसको अपन लोग मारमारा सागर। उसके बाद में एक और सागर है जिसको अपन लोग कहते हैं एजियन सागर। कौन सा सागर है, एजियन सागर। और यहाँ का जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये भाग भी तुर्की का ही भाग है। यानी हम ये कह सकते हैं कि तुर्की जो है वो कितने महाद्वीपों का एक देश है, तो ये यूरेशियन महाद्वीप का एक देश है। कौन से महाद्वीप का एक देश है, यूरेशियन महाद्वीप का देश है। अर्थात तुर्की एक ऐसा देश है जो एशिया महाद्वीप में भी है और यूरोप महाद्वीप में भी। तो यूरोप महाद्वीप के अंदर तुर्की का जो क्षेत्र पड़ता है ये, उसको हम लोग कहते हैं बाल्कन अथवा थ्रेस। क्या कहते हैं इसको हम लोग, बाल्कन अथवा थ्रेस, जिसमें जो है वो तुर्की का यूरोपीय क्षेत्र आता है। और यहाँ पे इसका जो प्रमुख शहर है वो शहर कौन सा हो जाएगा आपके, तो यहाँ पे शहर हो जाएगा इस्तांबुल शहर।
ठीक है, क्लियर हो गया आपके दिमाग में। उसके बाद यहाँ जो ये क्षेत्र है जो एशिया का पश्चिमी क्षेत्र है, और एशिया का जो पश्चिमी क्षेत्र है, इस पश्चिमी क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग जानते हैं एशिया माइनर। किस नाम से जानते हैं इसको? एशिया माइनर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये जो एशिया माइनर है, तो यहाँ पर जो पठार है वो कौन सा है? अनातोलिया का पठार है। कौन सा पठार है? अनातोलिया का पठार है। और इसी अनातोलिया के पठार पर कौन सा देश है? तुर्की देश। तो आपके दिमाग में ये चीज क्लियर हो गई कि तुर्की की लोकेशन क्या है। तो तुर्की एक तो यूरोप और एशिया महाद्वीप में बसा हुआ वो देश है जो यूरेशियन महाद्वीप का देश है। उसका एशिया महाद्वीप का जो भाग है, जो पश्चिम का क्षेत्र है एशिया का, उसको हम लोग एशिया माइनर कहते हैं। और अनातोलिया के पठार पर स्थित देश है ये। और यूरोप का जो भाग है उसको हम लोग बाल्कन अथवा थ्रेस कहते हैं। और यहाँ पर जो प्रमुख शहर है वो कौन सा? इस्तांबुल है। तो इस्तांबुल जो है वो तुर्की का सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, तो आपके दिमाग में इस चीज को क्लियर रखना कि तुर्की का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इस्तांबुल। ठीक है, और यहाँ पे जो है जब अपन लोग एशियाई क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर तुर्की की राजधानी है, और उस राजधानी को अपन लोग क्या कहते हैं? अंकारा। तो अंकारा तुर्की की राजधानी है। और इसका सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इस्तांबुल। और तुर्की का जो नाम परिवर्तित किया गया है, वो नाम क्या परिवर्तित किया गया है? तो तुर्की को अपन लोग कहते हैं तुर्कीये। क्या कहते हैं? तुर्की को तुर्कीये कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग जब देखते हैं, ये अंकारा हो गया इसका शहर। तो यहाँ जब अपन लोग देखेंगे तो वर्तमान में जो भूकंप आया वो तुर्की का ये दक्षिणी और पूर्वी यानी दक्षिणी पूर्वी जो भाग है, जो कि सीरिया से लगता हुआ जो क्षेत्र है, वहां पर इस भूकंप के सर्वाधिक झटके महसूस किए गए। इसीलिए तुर्की और सीरिया में भी इससे जो है वो बहुत ही ज्यादा जनहानि हुई है। तो ये जो क्षेत्र है उसमें गजियाटेप प्रांत है, और उस गजियाटेप प्रांत का एक शहर है नूरदागी, वो उसका केंद्रण बिंदु है। तथा उसके पास में एक और शहर है, जो कौन सा शहर है? अंटाक्या शहर है। ठीक है, और ये जो अंटाक्या शहर है उसको भी वर्तमान में सर्वाधिक नुकसान पहुंचा हुआ, लगभग ये शहर जो खत्म हो चुका है। तो ये स्थिति है यहाँ की तुर्की की। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि तुर्की की सीमा किससे लगती है तथा तुर्की का किस प्रकार की स्थिति है, उस चीज को हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो देखिए, आप लोग जब इस चीज को देखते हो, तुर्की को जब आप लोग यहाँ पर देखते हो, तो ये जो क्षेत्र है, मान लीजिए कि ये रहा है तुर्की। ठीक है, ये तुर्की है। अब तुर्की है तो तुर्की देश जो है, जो कि यूरोप और एशिया के मध्य में स्थित है, तो इसके दक्षिण की जब हम लोग बात करेंगे, है ना, तो दक्षिण के अंदर यहाँ पर जो सागर है वो सागर कौन सा है? भूमध्य सागर है। कौन सा सागर है? यहाँ पर भूमध्य सागर है, जो कि तुर्की के दक्षिण में है। ठीक है, यहाँ पे भूमध्य सागर है। और भूमध्य सागर में दक्षिण में एक देश स्थित है, एक द्वीपीय देश है, और उस द्वीपीय देश को अपन लोग क्या कहते हैं? साइप्रस कहते हैं। क्या कहते हैं? साइप्रस कहते हैं, जो कि तुर्की के दक्षिण में है। उसके बाद में तुर्की की सीमाएं किस किस देशों से लगती हैं, उस चीज को जब हम लोग देखते हैं, तो यहाँ दक्षिण में जो देश है तुर्की के, साउथ में, वो देश कौन सा है? तो यहाँ पे है आपके सीरिया है। सीरिया के बाद में फिर यहाँ से आ जाएगा जॉर्डन, और यहाँ से आ जाएगा लेबनान। ये देश है यहाँ पर। ठीक है, साउथ में। उसके बाद में फिर अपन लोग बात करते हैं इसमें, तो साउथ ईस्ट के अंदर जो देश है यहाँ पर, है ना, वो देश कौन सा हो जाएगा? तो साउथ ईस्ट का जो देश है, सीरिया के बाद में अगर अपन लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे जो देश है वो एक तो हो जाएगा आप लोगों के इराक हो जाएगा। कौन सा देश हो जाएगा? इराक हो जाएगा। उसके बाद में जब अपन लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर कौन सा देश है? ईरान है। उसके बाद में अपन लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर कौन सा देश है जिसकी सीमा इससे लगती है? वो देश कौन सा है? अजरबैजान है। कौन सा देश है? अजरबैजान है। उसके बाद में अपन लोग देखते हैं, तो यहाँ पर जो देश है वो कौन सा है? अर्मेनिया है। ठीक है, कौन सा देश है? अर्मेनिया है। और यहाँ पे अपन लोग देखेंगे तो कौन सा देश है? जॉर्जिया है। ये देश है। यहाँ जब अपन लोग देखते हैं तो सीरिया दक्षिण में है, उसके बाद इराक जो है वो दक्षिण पूर्व में है, उसके बाद अजरबैजान और ईरान जो है वो ईस्ट यानी कि पूर्व में है, और अर्मेनिया जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है, तथा जॉर्जिया जो है वो उसके नॉर्थ में है। तो ये उसकी सीमावर्ती क्षेत्र हो गए। और फिर यहां से देखते हैं तो ये सागर कौन सा है? काला सागर है। कौन सा सागर है? काला सागर है। और काला सागर होकर के और फिर यहां से यूरोप का क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, और ये क्षेत्र है एशिया का। तो उन दोनों के बीच में जो सागर है
वो सागर कौन सा है? तो यहाँ पर जो सागर है वो कौन सा है? मारमारा सागर है। कौन सा सागर है? मारमारा सागर। तो काला सागर और मारमारा सागर को जोड़ने वाली जो जल संधि है, उस जल संधि को अपन लोग क्या कहते हैं? बास्पोरस जल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? बास्पोरस जल संधि। तो ये जो बास्पोरस जल संधि है वो यूरोपीय तुर्की तथा एशियाई तुर्की को मिलाने वाला क्षेत्र है, बास्पोरस जल संधि। तो बास्पोरस जल संधि किन दो सागरों के बीच में स्थित है? काला सागर और मारमारा सागर के बीच में स्थित है। और मारमारा सागर के नीचे दक्षिण की तरफ आप लोग जाओगे तो यहाँ एक और सागर है जिसको अपन लोग क्या कहते हैं? एजियन सागर है। इस प्रकार से ये स्थिति है तुर्की की। और तुर्की जो प्लेट पर स्थित है वो प्लेट कौन सा है? अनातोलिया का प्लेट है, जिसको अपन लोग कहते हैं अनातोलिया का पठार, और इसको अपन लोग कहते हैं अनातोलिया टेक्टोनिक्स। क्या कहते हैं इसको? अनातोलिया टेक्टोनिक्स कहते हैं। तो ये स्थिति है आपके तुर्की। ठीक है, अब अपन लोग जब देखते हैं इस स्थिति के बाद में, तो आप लोगों को यहाँ से कुछ चीजें पता चलती हैं। एक तो ये चलता है कि यहाँ से अगर अपन लोग देखें तो ये हो गया आप लोगों के अफ्रीकी प्लेट। कौन सी प्लेट हो गई? अफ्रीकी प्लेट हो गई। उसके बाद में यहाँ से जब अपन लोग देखते हैं तो ये जो प्लेट है वो कौन सी प्लेट हो गई? अरब प्लेट हो गई। कौन सी प्लेट हो गई? अरब प्लेट हो गई। और यहाँ से जब अपन लोग देखते हैं तो ये जो प्लेट है वो कौन सी प्लेट हो गई? यूरोपियन और एशियन। ठीक है, यानी कि कैसी प्लेट हो गई? यूरेशियन प्लेट हो गई। कैसी प्लेट हो गई? यूरेशियन प्लेट हो गई। और हम सब लोग जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो बहुत बड़ी बड़ी 7 प्लेटों पर विद्यमान है। कितनी प्लेटों पर विद्यमान है? 7 प्लेटों पर विद्यमान है। और ये जो प्लेटें हैं उनको हम लोग कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक। तो ये जो प्लेटें हैं वो एक दूसरे के अगल बगल में या फिर एक दूसरे के आमने सामने या फिर एक दूसरे से दूर पृथ्वी की जो महासागरीय भाग है उसके ऊपर प्रवाहित करते हुए जो है वो इनका प्रवाह होता है। ये एक दूसरे से अगल बगल में खिसकती है, प्रवाहित होती थी। जब प्लेटें खिसकती हैं तो इनके खिसकाव के कारण जो है या तो दोनों प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने आकर के अधिकेंद्रित हो जाती है। ठीक है, जिसको अपन लोग कहते हैं अभिसरण कहते हैं। या फिर दोनों प्लेटें एक दूसरे के दूर तक जाती है जिसको अपन लोग क्या कहते हैं? अपसरण कहते हैं। या फिर ये प्लेटें जो एक दूसरे के अगल बगल में खिसक जाती हैं तो इसके फलस्वरूप क्या होता है? भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ जो ये तुर्की है वहां भूकंप आने का प्रमुख कारण क्या है? तो प्रमुख कारण है कि जो अनातोलिया प्लेट है, ये अनातोलिया प्लेट अपने चारों तरफ से यूरेशियन प्लेट तथा अरब प्लेट तथा अफ्रीकी प्लेट से घिरा हुआ है। तो ये जो प्लेटें हैं वो जब एक दूसरे के आमने सामने आती हैं तो स्वाभाविक तौर पर जो है वो वहां पर जो प्लेटों का जब खिसका होगा तो ये प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने आकर के अभिसरित होंगी या फिर पार्श्व गति से एक दूसरे के अगल बगल में खिंचेंगी। तो वहां पर पृथ्वी के ऊपर कंपन उत्पन्न होगा और कंपन उत्पन्न होगा तो वहां पर भूकंप आएगा। तो इस प्रकार से भूकंप की उत्पत्ति का जो सबसे प्रमुख कारण है वो ये है। तो ये जो अनातोलिया का प्लेट है जिसको अपन लोग अनातोलियन टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं, तो इस अनातोलियन टेक्टोनिक प्लेट के 2 भाग हो जाएंगे। यहाँ जब अपन लोग कहेंगे तो इस प्लेट के कितने भाग हो जाते हैं? 2 भाग हो जाते हैं। इसमें एक भाग तो जो है वो नॉर्थ का होता है जिसको अपन लोग कहते हैं NAF। ठीक है, और एक भाग जो होता है वो ईस्ट का होता है जिसको अपन लोग कहते हैं EAF। तो NAF का मतलब क्या होता है? तो नॉर्थ अनातोलियन फॉल्ट। ठीक है, और जो भाग पूर्व में होता है उसको अपन लोग क्या कहते हैं? ईस्ट अनातोलियन फॉल्ट। फॉल्ट का मतलब होता है ब्रंच। तो जब ये प्लेटें हैं, जैसे एक ये अफ्रीकी प्लेट है, मान लीजिए कोई एक ये प्लेट है और दूसरी प्लेट ये, तो दोनों प्लेटें जब एक दूसरे के आमने सामने आएंगी तो यहाँ का जो बीच वाला क्षेत्र है उसको अपन लोग क्या कहेंगे? ब्रंच अथवा फॉल्ट कहेंगे। और इस ब्रंच अथवा फॉल्ट के सहारे ही भूकंप आते हैं। इसलिए जो फॉल्ट्स होते हैं वो भूकंप की उत्पत्ति के प्रमुख क्षेत्र होते हैं। तो यहाँ जब अपन लोग देखते हैं कि जो अनातोलियन टेक्टोनिक प्लेट है उसके 2 भाग है, NAF और EAF। तो NAF यानी कि उत्तरी नॉर्थ अनातोलियन फॉल्ट और फिर EAF यानी ईस्ट अनातोलियन फॉल्ट, है ना। तो ये जो नॉर्थ अनातोलियन फॉल्ट है ये किस तरफ गमन कर रही है? ये गमन कर रही है आपके यहाँ से जो है वो, जब अपन लोग इसको देखते थे पश्चिम से पूर्व की ओर गमन कर रही है। किस तरफ गमन कर रही है? पश्चिम से पूर्व की ओर गमन कर रही है, जो यूरेशियन प्लेट की ओर जा रही है। ठीक है, तो यहाँ आप लोगों के दिमाग में ये चीज आ गई। और ये जो ईस्ट अनातोलियन फॉल्ट है ना, तो ये जो ईस्ट अनातोलियन फॉल्ट है वो किस तरफ गमन कर रही है? ये उत्तर की तरफ गमन कर रही है। किस तरफ गमन कर रही है? उत्तर की तरफ। तो ये प्लेटें जब एक दूसरे से अभिसरित होती हैं तो उनके कारण यहाँ पर भूकंप की उत्पत्ति होती है। लेकिन यहाँ पर जो तुर्की का भूकंप है, इस भूकंप को अपन क्या कहते हैं? तो भूकंप वैसे देखा जाए तो 2 प्रकार के भूकंप आते हैं। एक तो होता है सामान्य भूकंप। कौन सा भूकंप होता है? सामान्य भूकंप होता है। ठीक है, और दूसरा जो भूकंप होता है उसको हम लोग कहते हैं स्ट्राइक स्लिप वेव। ठीक है, क्या कहते हैं दूसरे भूकंप को? स्ट्राइक
स्लीप वेव, क्या कहते हैं, स्ट्राइक स्लीप वेव कहते हैं। तो जो सामान्य भूकंप आता है उसमें तो जो है वो ये जो प्लेटें हैं वो ऊर्ध्वाधर गति करती है, यानी ऊपर नीचे गति करती है, अथवा जिसको हम लोग कहते हैं कि लंबवत गति करती है, ठीक है। लेकिन जो ये स्ट्राइक स्लिप वेव आता है इसमें ये जो प्लेटें हैं उनकी गति कैसी होती है, पार्श्वीय गति होती है। कैसी गति होती है, पार्श्वीय गति होती है, अथवा इसको हम लोग कहते हैं क्षैतिजीय गति कहते हैं। अर्थात इसमें क्या होता है, ये प्लेटें अपने अगल बगल में खिसकती है ना। तो ये जो पार्श्वीय गति अथवा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्व में गति करती है, अथवा जिसको अपन लोग ये कहते हैं कि ये अपने अगल बगल में खिसकती है, जिसको हम लोग क्षैतिजीय गति कहते हैं, ये सर्वाधिक खतरनाक होती है। तो सामान्य भूकंप की तुलना में स्ट्राइक स्लिप वेव जो है, स्ट्राइक स्लिप भूकंप जो है वो ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि इसकी गति किस प्रकार की होती है, पार्श्वीय गति होती है। पार्श्व में एक दूसरे के आमने सामने जाते हैं, अगल बगल में खिसकते हैं, क्षैतिज यानी धरातल के समानांतर अगल बगल में खिसकते हैं, जिसके कारण इन भूकंपों की उत्पत्ति होती है। तो ये भूकंपों की उत्पत्ति का कारण है तुर्की। अब जब तुर्की में ये भूकंपों का कारण है तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि पिछले समय में फ्रांस के एक प्रमुख भूगर्भ शास्त्री हुए हैं, और उनका जो नाम है वो क्या है, डच भूगर्भ शास्त्री हुए हैं, जिनका नाम है फ्रैंक होगरबिट्स। क्या नाम है, फ्रैंक होगरबिट्स। तो डच भूगर्भ शास्त्री हुए हैं। डच भूगर्भ शास्त्री का नाम क्या है, फ्रैंक होगरबिट्स। क्या नाम है, फ्रैंक होगरबिट्स नाम है। तो ये जो फ्रैंक होगरबिट्स हैं उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि तुर्की में आने वाले समय में एक भूकंप आ सकता है, और उनकी वो भविष्यवाणी सही साबित हुई। और उन्होंने फिर आगे क्या भविष्यवाणी की है, उन्होंने ये भविष्यवाणी की है कि इसी प्रकार का एक भूकंप जो है वो अफगानिस्तान, उसके बाद में जो है पाकिस्तान और भारत से होकर के हिंद महासागर के क्षेत्र में आ सकता है। उन्होंने ये भविष्यवाणी की है। तो हम लोगों को भी इसको लेकर के पहले से सावधान रह जाना है कि इसी प्रकार की भूकंप की स्थिति भारत में भी आ सकती है। लेकिन क्या भूकंप के आने के समय को लेकर के कोई भविष्यवाणी की जा सकती है? नहीं दोस्तों, इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। इसलिए नहीं की जा सकती है क्योंकि भूकंप का पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो केंद्र, जहां से पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पत्ति होती है, वहां से पृथ्वी धरातल के ऊपरी भाग में भूपृष्ठ पर जब तक भूकंप आता है तब तक कुछ ही सेकंडों में वो भूकंप आ जाता है। और इतने कम सेकंड्स होते हैं कि उतने कम सेकंड्स में हम किसी भी प्रकार से अलर्ट नहीं दे सकते हैं। और अलर्ट नहीं दे सकते तो क्योंकि समय कम है ना, टाइम कम है, इसलिए भूकंप के आने के समय के बारे में हम लोग भविष्यवाणी नहीं कर सकते। बाकी अनुमान जरूर लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में इस क्षेत्र में भूकंप आ सकता है। तो ये स्थिति है, तो हम लोग उसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। अब हमारा जो अगला पॉइंट है जो कि महत्वपूर्ण है वो ये है कि तुर्की में इसी प्रकार का जो भूकंप है वो पहले कब आया। ठीक है, तो इस चीज को जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को ये पता चलता है कि जब इस तुर्की में भूकंप के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो इससे पहले इस सदी का सबसे खतरनाक जो भूकंप तुर्की में आया था वो 1939 में आया था। और 1939 के बाद में जो है वो 2023 में ये भूकंप आया है, और ये उसी प्रकार की बहुत ही खतरनाक आपदा है। तो इस आपदा के समय में भारत सरकार ने तुर्की की क्या मदद की और तुर्की में वर्तमान में क्या स्थिति है उसको देखने से पहले अब हम लोग चर्चा करेंगे भारत और तुर्की के संबंधों के बारे में। तो भारत और तुर्की के संबंधों की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो भारत और तुर्की के बीच में जो संबंध है वो उतार चढ़ाव से युक्त संबंध रहे हैं। ये संबंध ना आप लोग ऐसा भी नहीं कह सकते हो कि बहुत ही ज्यादा मधुर रहे हैं, या यूं कह सकते हो हम लोग खटास से युक्त संबंध रहे हैं। तो उसको देखने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें जो है बताना चाहूंगा कि तुर्की जो है वो एक किस प्रकार का देश है। तो तुर्की जो है वहां ये स्थिति थी कि जब अपन लोग देखते हैं तो तुर्की में एक नेता हुए थे, इनका नाम था मुस्तफा कमाल पाशा। क्या नाम था इनका? मुस्तफा कमाल पाशा। और उन्होंने जो है उस समय का एक जो साम्राज्य था है ना, जिसमें एक सुल्तान था और उस सुल्तान का नाम क्या था? ओटोमन सुल्तान। क्या नाम था? ओटोमन सुल्तान। तो इस ओटोमन सुल्तान को गद्दी से हटा करके और फिर एक राष्ट्र की स्थापना की। किसने की थी? मुस्तफा कमाल पाशा ने। तो उन्होंने जो राष्ट्र की स्थापना की तो ये एक पहला ऐसा मुस्लिम राष्ट्र था जहां धर्मनिरपेक्ष सरकार है। किस प्रकार का राष्ट्र है ये? एकमात्र मुस्लिम राष्ट्र जो धर्मनिरपेक्ष है,
अर्थात जिस राष्ट्र का कोई भी एक धर्म नहीं है वहां सभी धर्मों के लोगों को जो है वो बराबरी का अधिकार प्राप्त है। ये एक धर्मनिरपेक्ष और ऐसा मुस्लिम राष्ट्र जो गणराज्य है, लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो इस दृष्टि से हम लोग जब देखते हैं तो तुर्की जो है वो एक ऐसा देश है, कैसा देश है, एक ऐसा देश है जो मुस्लिम बहुल देश होने के बावजूद भी जो तानाशाही शासक नहीं होकर के लोकतांत्रिक गणराज्य है और यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक सरकार है ना। और यहाँ का कोई इनका अपना धर्म नहीं है। मुस्लिम धर्म जरूर बहुल्य है, मुस्लिम धर्म के लोग जो है वो जरूर यहाँ बहुलता में है। ये स्थिति है तुर्की की। तो इस स्थिति में होने के बाद में हमारे जो प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, वो इन मुस्तफा कमाल पाशा से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए थे, क्योंकि ऐसा मुस्लिम राष्ट्र होकर के भी जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तथा जहाँ पर गणराज्य है, लोगों की सरकार है, लोकतांत्रिक गणराज्य है, तो ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा इनसे प्रभावित थे। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो आप लोगों को पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में विश्व के अंदर जो है वो दो प्रमुख शक्तियां थी, है ना। तो द्वितीय सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जब अपन लोग बात करते हैं तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में विश्व में दो प्रमुख ध्रुव बने। एक तो कौन सा ध्रुव बना, जिसको हम लोग कहते हैं पूंजीवादी ध्रुव, ठीक है। पूंजीवादी देश थे एक तो, और दूसरे कौन से देश थे, साम्यवादी देश। कौन से देश थे, साम्यवादी देश थे। और पूंजीवादी देशों का जो प्रमुख देश था वो कौन सा था, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। और साम्यवादी देशों का प्रमुख देश कौन सा था, रशिया। इस प्रकार से विश्व में दो ध्रुव बने। कौन कौन से ध्रुव बन गए, एक तो हो गए अमेरिकी देश और एक हो गए रशिया, ठीक है। तो द्विध्रुवीय विश्व था। इसमें तुर्की जो है वो किसके साथ में गया, तुर्की गया अमेरिका के साथ। किसके साथ गया, अमेरिका के साथ में। और यहाँ पर बीच में जो किसी भी ग्रुप में देश नहीं थे, वो देश कौन थे, धर्मनिरपेक्ष देश थे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नाम के नाम से धर्मनिरपेक्ष। और जब धर्मनिरपेक्ष देशों के साथ नहीं आया तो वहां से ये जो दौर शुरू हुआ था, वो दौर कौन सा था, शीत युद्ध का दौर था। और इस शीत युद्ध के दौर में फिर भारत और तुर्की के संबंध बिगड़े। तो यहाँ से संबंधों के बिगड़ने की शुरुआत हुई। तब जब ये संबंध बिगड़े तो तुर्की जो था वो किसका मित्र बना, तुर्की मित्र बना पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान किस खेमे का देश माना जाता था, अमेरिकी खेमे का देश माना जाता था। भारत भी जरूर रशियन खेमे का देश माना जाता था, लेकिन भारत का रशिया की तरफ झुकाव नहीं था। लेकिन उसने कभी भी किसी भी देश का जो है वो समर्थन नहीं किया था। तो यहाँ जब अपन लोग देखते हैं आंदोलन के दौरान जो है वो शीत युद्ध के दौरान इन दोनों देशों में खटास उत्पन्न हुई और तुर्की ने किसका सपोर्ट किया, पाकिस्तान का सपोर्ट किया। यहाँ से भारत और तुर्की के संबंध बिगड़ने लगे। अब उसके बाद में आप लोगों को पता है भारत देश जो है वो दो युद्धों से भारत को जूझना पड़ा और पाकिस्तान ने भारत के ऊपर 1965 और 1971 में दो बार आक्रमण किया। दोनों ही बार पाकिस्तान की हार हुई, ठीक है। दोनों ही बार उस पाकिस्तान को जो है वो हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस स्थिति में पाकिस्तान का सहयोग किसने किया था, तुर्की ने किया था, यानी प्रत्यक्ष रूप से तुर्की भारत के खिलाफ था। उसके बाद में तुर्की जो है वो कश्मीर मुद्दे पर हमेशा पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। उसके बाद भारत सरकार ने 370 धारा खत्म की, तो सबसे पहले कुछ ऐसे देश जिन्होंने इसका विरोध किया था उसमें कौन सा देश था, तुर्की था। उसके अलावा तुर्की जो है वो मुस्लिम या इस्लामिक राष्ट्रों का नेता अपने आप को मानता है, तो वहां पर भी इस्लामिक देशों का जो संगठन है उस संगठन में भी भारत की खिलाफत कौन करता है, तुर्की करता है। उसके बाद में यूएनओ में जब कभी भी भारत की खिलाफत की बात आती है कश्मीर मुद्दे को लेकर के, तो तुर्की जो है वो भारत के खिलाफ जाता है। ये तुर्की का शुरू से एक स्टैंड रहा हुआ है। जहां पर आप लोग देखोगे कश्मीर मुद्दा हो अथवा 370 की धारा हो अथवा कहीं पर भी भारत के खिलाफ जाना हो, तो वहां पे तुर्की जो है वो भारत के खिलाफ जाता है। ये स्थिति लगातार बनी हुई रहती है। तो इसी स्थिति के बाद में यहाँ पर 1971 के बाद में 1974 में ऐसी स्थिति बनती है जब तुर्की ने अपना जो भूमध्य सागरीय पड़ोसी देश है साइप्रस, उसके ऊपर जो है वो आक्रमण किया। तो यहाँ पर भारत की इंदिरा गांधी सरकार ने तुर्की का सपोर्ट नहीं करके किसका सपोर्ट किया था, साइप्रस का सपोर्ट किया था। तथा उसने इंदिरा सरकार ने नाम यानी कि गुट निरपेक्ष देशों के सहयोग से जो है वो तुर्की के ऊपर
कार्यवाही भी की थी। तो तुर्की के खिलाफ कार्यवाही की थी क्योंकि जब 1965 और 71 के युद्ध में स्वाभाविक तौर पर इसने प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान का साथ दिया था तुर्की ने। तो 1974 में जब तुर्की ने अपने पड़ोसी देश साइप्रस पर आक्रमण किया तो हमारी इंदिरा गांधी सरकार ने साइप्रस का सपोर्ट किया तथा उस समय नाम यानी कि गुट निरपेक्ष देशों के सहयोग से तुर्की के खिलाफ कार्यवाही तक भी कर डाली थी इंदिरा गांधी ने, और ये बहुत ही बड़ा बोल्ड स्टेप लिया था। उसके बाद में लगातार भारत और तुर्की के बीच में संबंध है वो बिगड़ते गए, लेकिन 1984 में जब अपन लोग देखते हैं तो 1984 के अंदर जो है वो जब हमारे प्रधानमंत्री कौन बने, राजीव गांधी। तो राजीव गांधी ने जो है वो तुर्की की यात्रा की तथा इन्होंने ये सोचा कि हम क्यों नहीं इस देश के साथ में भी अपने संबंधों को मधुर बनाएं। उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी ने भी ये कोशिश की संबंधों को मधुर बनाने की। उसके बाद में जब अपन लोग देखते हैं तो नरसिम्हा राव सरकार ने भी संबंधों को मधुर बनाने की कोशिश की, लेकिन ये संबंध कभी भी उस स्तर पे नहीं पहुंच सके जिस स्तर पे उनको पहुंचना चाहिए। जरूर भारत और तुर्की दोनों के राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे के वहां आते जाते रहे, एक दूसरे के साथ में जो है वो कई क्षेत्रों में वो सहयोग भी करने लगे, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से दोनों कभी भी एक दूसरे के भरोसेमंद साबित नहीं हो पाए। और आप लोगों को पता है वर्तमान में जो तुर्की के राष्ट्रपति है वो कौन है, तैयब एर्दोगन। और एर्दोगन जो है वो 2017-18 में भारत की यात्रा पर आए थे। ठीक है, तो एर्दोगन जो है वो भारत की यात्रा पर जो आए थे वो 2 बार जो है वो भारत की यात्रा पर आए थे, और 2 बार जब भारत की यात्रा पर आए थे तो वो भारत से नाराज होकर के गए। अब वो भारत से नाराज होकर के क्यों गए 2 बार यात्रा में आने के बावजूद भी, उसके पीछे के 2 कारण हैं। तब क्या कारण है, तो जब अपन लोग देखते हैं तो एर्दोगन जब भारत आए तो वो 2 चीजों पे जो है भारत के साथ में समझौता करना चाहते थे, भारत का जो है वो समर्थन प्राप्त करना चाहते थे। एक तो ये जो व्यापार था भारत और तुर्की का व्यापार, वो जो है असंतुलित व्यापार था, उनके दृष्टिकोण से असंतुलित व्यापार था, यानी कि ये व्यापार जो था वो भारत के पक्ष में ज्यादा था और तुर्की के पक्ष में जो है वो कम था। अर्थात हम लोग ये कह सकते हैं कि भारत जो है वो निर्यात ज्यादा करता था, आयात कम करता था, तो भारत के पक्ष में नहीं हुआ वो व्यापार। तो वो ये चाहते थे कि व्यापार में संतुलन चाहते थे, वो पहली चीज तो ये थी। दूसरी चीज क्या थी, रिचर्ड तैयब एर्दोगन जो है वो अपने वहां पर एक प्रकार से परमाणु बिजली घर या परमाणु से उत्पन्न होने वाली बिजली को लेकर के और फिर तकनीक लेना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि परमाणु तकनीक जो है वो भारत हमको प्रदान करे, क्योंकि भारत के केरल में जो है वो थोरियम का उत्पादन होता है और उस थोरियम से विद्युत कैसे प्राप्त की जाए वो तकनीक हमको दे, लेकिन हम ये तकनीक परमाणु बिजली का निर्माण हो अथवा परमाणु ईंधन का उत्पादन हो अथवा यूं कह सकते हो परमाणु बम या की बात हो, तो हम जो है वो तुर्की का सपोर्ट कैसे करेंगे। जो तुर्की पाकिस्तान का सपोर्टर है तो हम उसको हमारी तकनीक क्या देंगे। और इन दोनों ही चीजों में जो है वो एर्दोगन को निराशा हाथ लगी, और निराशा हाथ लगी तो वो फिर यहाँ से नाराज होकर के चले गए। उसके बाद में जो है वो उस समय नरेंद्र मोदी की सरकार थी, 2014 से लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार भारत के अंदर है। और विदेश नीति की जब अपन लोग बात करें तो एस जयशंकर के नेतृत्व में हमारी जो सरकार है उसने बहुत ही बेहतरीन काम किया हुआ है और बहुत ही जबरदस्त काम किया हुआ है। तो यहाँ पर भी उनको जब धारा 370 हटी तो यूएनओ में कहो चाहे इस्लामिक देशों के संगठन में कहो कहीं पर भी कहो तो तुर्की भारत का हर हमेशा विरोध करता है। उसके बाद में दोस्तों स्थिति आती है 2023 और 2023 की जब स्थिति आती है तो तुर्की में भूकंप आता है और इस भूकंप के अंदर जो है वो तुर्की को सबसे बड़ा नुकसान होता है तथा अब तक की सबसे बड़ी त्रासदी होती है, जिसमें लगभग ऐसा मान लिया गया है, ऐसा जैसे आंकड़े कह रहे हैं कि 50,000 के आसपास लोगों की मृत्यु हो चुकी है तथा हजारों की संख्या में लोग जो है वो बेघर हो चुके हैं, उनके पास में खाने की भी कमी है। इस परिस्थिति में भी भारत सरकार ने मानवीयता की दुहाई दे करके ऐसे चंद देश जिन्होंने सबसे पहले तुर्की की सहायता की तो वो भारत था। अमेरिकी देश और यूरोपीय देशों से पहले, इवन की इस्लामिक राष्ट्रों से पहले भी तुर्की का सहयोग किया तो वो भारत था। इवन मैं आपको बता दूं, जब भारत के अंदर उत्तराखंड में इसी प्रकार की त्रासदी आई थी तो तुर्की के एक मंत्री ने यह बयान दिया था कि ये इन काफिरों के ऊपर अल्लाह का किया हुआ एक प्रकार का बदला है, अल्लाह ने इन काफिरों से बदला लिया है कि इन्होंने जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 हटाई है। तो इस प्रकार के बयान उन्होंने दिए थे, तो हमने वो बयान भी जो है वो किसी एक
कम्युनिटी का बयान नहीं माना, किसी देश का बयान नहीं माना या किसी एक व्यक्ति विशेष का बयान माना तथा क्योंकि हम हिंदुस्तानी सनातनी धर्म में विश्वास रखते हैं तो हम सनातन परस्तों ने क्या किया, मानवता के नाते सबसे पहले जो है वो तुर्की को सहयोग दिया। और उससे भी बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ, जब हम लोग सहयोग करने के लिए, जब हमारे यहाँ से जो है वो एयर के थ्रू जब हमारे यहाँ से जो फ्लाइट है वो जब तुर्की की तरफ जा रहे थे तो हम लोगों ने पाकिस्तान से उसके एयर क्षेत्र का, है ना, हम लोगों ने उपयोग करने के लिए उसकी अनुमति चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ने तुर्की का दोस्त होने के बावजूद भी इस आपदा की घड़ी में भी भारत को सहयोग नहीं किया तथा अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। तो हम दूसरे रास्ते से होकर के तुर्की गई और सबसे पहले जो है वो तुर्की में सहयोग करने वाले जो कुछ ही 2 या 3 गिने चुने देश थे, जिसमें अजरबैजान था, उसके बाद में जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ से कि जो है वो इजराइल था और भारत था। तो ऐसे कुछ देशों में भारत का नाम भी आता है। तो भारत सरकार ने जो है वहां पर और तुरंत ही नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके और फिर ये कहा कि यहाँ पर जो जनधन का हानि हुआ है उसको लेकर के मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत ही दुखी हूँ तथा हम इस दुख की घड़ी में तुर्की के साथ में हैं तथा हम उन घायलों के स्वस्थ होने की कामना करते हैं। उसके बाद में भारत में तुर्की के जो राजदूत थे फिराज सुमेल, उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट क्या किया, उन्होंने ट्वीट ये किया कि जरूरत के समय पर काम आने वाला देश ही या जरूरत के समय पर काम आने वाला दोस्त ही सच्चा दोस्त होता है। और इस दृष्टि से वर्तमान में अगर हम लोग देखें तो तुर्की और भारत बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। और क्योंकि तुर्की में भी मित्र को दोस्त कहा जाता है और भारत में भी जो है मित्र को दोस्त कहा जाता है, तो हम दोनों दोस्त हुए। और इसीलिए फिर भारत ने जो सहायता भेजी उस सहायता को हमने क्या नाम दिया था, ऑपरेशन दोस्त नाम दिया था। तो ये जो ऑपरेशन दोस्त है वो भारत सरकार ने किया और इस ऑपरेशन दोस्त के तहत फिर हम लोगों ने यहाँ से क्या भेजा, एनडीआरएफ की पूरी टीम भेजी, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स। उसके अलावा अगर आप लोग देखोगे तो डॉग स्क्वाड भेजी। उसके बाद हमने 7 जत्थे रवाना किए, मेडिकल की टीम यहाँ से गई, मेडिकल के उपकरण भेजे, दवाइयाँ भेजी, कई सारे मशीन भेजे हम लोगों ने, राहत सामग्री भेजी हम लोगों ने, खाद्यान्न सामग्री भेजी हम लोगों ने। उसके बाद में एक 30 बेड का हॉस्पिटल बनाया हम लोगों ने, मानवीय सहायता दी, रेस्क्यू टीम भेजी हम लोगों ने। और लगातार एनडीआरएफ की टीम ने इतना शानदार काम किया कि तुर्की के लोगों की जो है वो मानसिकता बदल गई। और जिस दिन एनडीआरएफ की टीम वापस जो है वो भारत आ रही थी तो एयरपोर्ट पर हम लोगों ने देखा कि सारे तुर्की मूल के जो लोग थे वो जबरदस्त तालियां बजा करके और फिर उसका स्वागत कर रहे थे। ऐसी स्थिति में भारत ने एक मानवता का परिचय दिया, भारत ने एक ऐसा परिचय दिया, सर्व धर्म समभाव और वसुधैव कुटुंबकम का परिचय देते हुए हमने ये तय किया कि हम तुर्की को मानवीय सहायता देंगे और जो भी जरूरत पड़ेगी हम तुर्की के लिए हमेशा साथ में रहेंगे। इस प्रकार से भारत ने ऑपरेशन दोस्त के माध्यम से तुर्की को जो है वो मदद की और ऐसे समय में मदद करके और फिर तुर्की के ऊपर हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि वर्तमान समय में भारत की जो विदेश नीति है वो पूरे विश्व में जो है वो सबसे निर्णायक विदेश नीति है। और इसी का एक परिणाम है कि मानवता के नाते और विदेश नीति के दृष्टिकोण से हमने ये देखा कि हम हमारे मुद्दे जरूर अलग हो सकते हैं, हम हमारे मुद्दे में जरूर मतभेद हो सकता है, लेकिन जहां पर मानवीय सहयोग की बात हो, जहां पर हम लोगों को मानवता की बात हो, वहां पर हमारे हिंदुस्तानी और हमारे सनातनी कभी पीछे नहीं रहते। और इसीलिए हम लोगों ने तुर्की की दिल खोल करके मदद की। तो दोस्तों ये है भारत और तुर्की के बीच के उतार चढ़ाव से युक्त संबंध। और फिर वर्तमान दौर में हम जो है वो एक नए संबंधों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। इसी प्रकार के मेरे और भी जो है वीडियोस देखने के लिए और इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, आपका दोस्त राकेश पंचाल। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।